नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया और ओवर द टॉप यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सरकार ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए क्या नए नियम बनाए हैं और इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। नई गाइडलाइंस के दायरे में जहां एक ओर फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होंगे, वहीं दूसरी ओर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार जैसे करीब 24 मंच इसके दायरे में आएंगे। सोशल मीडिया के लिए जो नई गाइडलाइंस है उसमें बहुत महत्वपूर्ण ये है कि कंटेंट हटाना होगा और हटाने से पहले यूजर को इसके बारे में बताना होगा। हर महीने कार्रवाई की जाएगी, यानी कि क्या कार्रवाई की गई उसकी जानकारी मंथली सिस्टम होगा जिसके बारे में जानकारी देनी होगी। साथ ही साथ ये जो नियम होंगे इनको लागू करना होगा और आपत्तिजनक जो पोस्ट होंगी उन्हें 24 घंटे के अंदर हटाना होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि चीफ कंप्लेंट ऑफिसर की नियुक्ति उन्हें करनी होगी और साथ ही साथ एक रिड्रेसल सिस्टम और एक मैकेनिज्म बनाना होगा कि जो भारत में स्थापित होना चाहिए। कुछ इसी तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को उसका जो लेयर है, करीब 3 लेयर की एक उसमें सिस्टम को बनाया गया है और कंटेंट के हिसाब से कैटेगरी तय की जाएंगी। हालांकि इसमें ओवरऑल कंटेंट के नज़रिए से 5 सब कैटेगरी होंगी और साथ ही साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पेरेंटल लॉक की सुविधा होगी और अपना एक सिस्टम उन्हें डेवलप करना होगा जिसकी अगुवाई केंद्र के मुताबिक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज कर सकते हैं, जो कि इसकी निगरानी में एक पैनल हो। और साथ ही साथ सरकार भी ओटीटी के लिए एक अलग से सिस्टम डेवलप करेगी। और ये जो समय सीमा रखी गई है कि ये सब कुछ लागू करने के लिए करीब 3 महीने का वक्त दिया जाएगा, ताकि उस नए सिस्टम और ज़रूरतों के लिहाज से, चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म हो या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये अपने आप को डेवलप करें और उस ज़रूरतों को पूरा करें जो सरकार ने नए दिशा निर्देशों में कहा है। तो समझेंगे कि असल में किस तरीके से ये नए गाइडलाइंस जो हैं वो कितनी मजबूत नज़र आ रही हैं और इन्हें लागू करने को लेकर किस तरीके की चुनौती होंगी या कितनी आसान हो सकता है, और इसका इम्पैक्ट अगर कहें तो किस तरीके से यूजर पर होगा और साथ ही साथ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या ओटीटी प्लेटफॉर्म है उन पर होगा। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। रक्षित टंडन हमारे साथ हैं, सोशल मीडिया एनालिस्ट हैं। जितिन जैन है, साइबर कंटेंट एनालिस्ट। और डॉक्टर अभिषेक आत्रे हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में जितिन आपसे करना चाहूँगा, कैसे देखते हैं अगर हम सरकार की नई गाइडलाइंस को देखें और क्या सबसे महत्वपूर्ण नजर आता है, चाहे वो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया की बात करें या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की? देखिए, ये गाइडलाइंस 2 साल के अंदर से विचाराधीन थी। पब्लिक कंसल्टेशन के लिए भी इनको डाला गया था और आपके चैनल पे भी मेरे ख्याल से पिछले 2 महीनों में हमने कम से कम 3-4 बार इसके ऊपर चर्चा करी। 2 चीजों को इस पे देखना चाहिए। एक तो सरकार ने जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, इंटरमीडियरीज जो अपने आप को बोलती हैं, इनको आज बाइफरकेट कर दिया, एक नॉर्मल सोशल मीडिया इंटरमीडिएट में और सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट। तो गाइडलाइंस में सबसे पहले तो ये कहा गया है, जो ड्राफ्ट आईटी रूल नए हैं, कि जो बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिनके 50 लाख से ज्यादा यूजर है भारत के अंदर, उनको अब भारत के अंदर एक रेजिडेंट 24 घंटे जो मौजूद हो, एक कंप्लायंस ऑफिसर की, एक नोडल ऑफिसर की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से बातचीत करेगा, और एक ग्रीवियंस ऑफिसर जो आम आदमी, हमको कोई समस्या है, कंप्लेंट करना चाहे, कोई गलत कंटेंट आ रहा है, कोई पोर्नोग्राफी आ रही, कुछ भी है, उसको वो कंप्लेंट कर सके। और ये तीनों लोग भारत के अंदर होने चाहिए। और इसमें खास बात ये है कि ये जो सारी एडिशनल कंप्लायंस सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इनके लिए करवाई जाएगी, वो जो छोटे प्लेटफॉर्म है जो 50 लाख से कम है, उनके ऊपर लागू नहीं होंगी। क्योंकि अगर कोई नया प्लेटफॉर्म बना है, अगर कोई नया इनोवेशन हो रहा है, कोई नई स्टार्टअप है, तो उसके ऊपर कंप्लायंस का कोई बहुत ज्यादा बर्डन यहाँ पे नहीं हो और उनकी इनोवेशन को कहीं से भी कोई एक तरह से पाबंदी ना लगे, उनको पूरी खुली छूट है। जब वो 50 लाख को क्रॉस करेंगे, जो बड़े प्लेटफॉर्म है, तो कुछ कंप्लायंसेस है। दूसरा कंप्लायंस ये है कि अगर मान लीजिए कोई आपत्तिजनक कंटेंट आता है या भारत सरकार ने कोई डायरेक्शन दी है, या आप देखिए चाइल्ड पोर्न वगैरह कई बार आता है, किसी को ब्लैकमेल करने के लिए फोटोज वगैरह डाल दी, तो अब 24 घंटे के अंदर अंदर अगर कोई आम आदमी भी इसका कंप्लेंट कर रहा है तो उसका संज्ञान लेके हटाना होगा, और अगर सरकार करी तो 36 घंटे के अंदर हटाना होगा। तीसरा सबसे बड़ा एक ये कहा गया है कि बहुत बार ये वेरिफिकेशन को लेकर देखने में आता था कि भाई वो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को ज्यादा फेवर कर रहे हैं, इधर है। तो सरकार ने ये कहा है कि सारे भारत के जो यूजर्स हैं, वो वॉलंटरी वेरिफिकेशन के लिए अब मतलब वो करवा सकते हैं, फोर्स अपॉन नहीं है।
और उसका जो भी मैकेनिज्म तय करना है वो ट्विटर, फेसबुक, गूगल ये लोग तय कर सकते हैं, चाहे वो मोबाइल नंबर से हो, आधार से हो। पर कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को ऑथेंटिकेट वेरीफाई करवाना चाहता है उसके लिए स्वतंत्र होगा। तीसरा इसके अंदर सबसे बड़ा जो एक चेंज मेकर है वो ओटीटी और जो न्यूज प्लेटफॉर्म्स है, ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म्स है, इनको अब एक तरह से एक इनके लिए कोड ऑफ एथिक्स बनाया गया है जिसको हम्म, सबको फॉलो करना हो। जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, आप देखिए, आपको पारिवारिक सीरियल के नाम पे सॉफ्ट पॉर्न परोसा जा रहा था। कोई भी जो अच्छी सीरियल उसमें इतनी भद्दी गालियां थी कि वो एक नया मतलब नॉर्मल बनता जा रहा था कि गाली गलौज तो होनी चाहिए, वायलेंस होगा। धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए हर सीरीज में कुछ ना कुछ हो रहा था। तो अब ये सरकार ने कहा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को 3 लेवल को आपको सेल्फ रेगुलेट करना होगा। पहला, तो उस कोड ऑफ एथिक्स को आप खुद फॉलो करें, अपने एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को बताएं। दूसरा, आप लोग अपना एक संगठन बना लें सेल्फ रेगुलेशन का। जैसे बहुत सारे आप देखिए, प्रेस काउंसिल के अलावा भी ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी वगैरह मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो आपस में फेडरेशन बनाकर या संगठन बनाकर एक दूसरे को सेल्फ रेगुलेट कर रहे हैं। तो वो लेवल पे आप सेल्फ रेगुलेट करें और उसको एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज उसको हेड करेंगे या फिर कोई एमिनेंट पर्सनालिटी जो इस फील्ड से आए। जी। तीसरा, सरकार ये कह रही है इसके ऊपर अब हम एक तरह से ओवरसाइट मैकेनिज्म बिठाएंगे कि कल को अगर आप सेल्फ रेगुलेशन में फेल होते हैं या कुछ ऐसा कंटेंट आता है कि जिसको हाथों हाथ हटाने की जरूरत है, धार्मिक भावनाएं भड़क रही है, भारत की सुरक्षा को लेकर या संप्रभुता को लेकर खतरा है, तो उसमें वो सरकार भी सीधा आदेश दे सकती है। उसका जो मैकेनिज्म है, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि जो सारी पावर ये जो 69 के अंदर भारत सरकार के पास प्राप्त थी, जैसे भी ट्विटर को कुछ कंटेंट हटाने के लिए कहा गया, हम्म, जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी सेक्रेटरी आईटी करते थे और एक इंटरमिनिस्ट्रियल कमिटी थी, अब वो कंटेंट से रिलेटेड जो इश्यूज है ऑनलाइन मीडिया के, ओटीटी के, वो सारे अधिकार उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को दे दिए गए हैं। तो जो कंटेंट रिलेटेड इशू है, अब जो सेक्रेटरी आईएनबी है वो उसको हटाने के, रोकने के, रिस्ट्रिक्ट करने के आदेश जारी कर सकते हैं इमरजेंसी के अंदर या फिर एक इंटरमिनिस्ट्रियल कमिटी के बाद। जी। तीसरा, जो सबसे बड़ा कदम जो यूजर्स को एम्पावर करने के लिए है, वो ये है कि अगर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने मनमानी तरीके से किसी भी आम व्यक्ति का या किसी बड़े व्यक्ति का या नेता का कोई भी कंटेंट, पेज या कुछ भी हटाता है, ब्लॉक करता है या रिस्ट्रिक्ट करता है, तो अब आपको एक अधिकारी की नियुक्ति होगी। उस व्यक्ति को आपको अपील करने का मौका देना होगा और 1 महीने के अंदर अंदर उसकी शिकायत का निपटारा करना होगा। और ऐसी जितनी शिकायतें आएंगी, आप उसको क्या उसके ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हैं, हर महीने भारत सरकार को आपको एक ट्रांसपेरेंसी के साथ रिपोर्ट देनी होगी, पब्लिक में भी डालनी होगी। और अगर आप और हम उससे सहमत नहीं है तो आप सरकार के पास अपील कर सकते हैं। चौथा, ये अब जो आप देखिए, ये एक सॉफ्ट टच जो सरकार भी कह रही है कि सॉफ्ट टच सेल्फ रेगुलेशन है, कि सरकार कंट्रोल नहीं करना चाहती, रेगुलेट करना चाहती है। और रेगुलेट करने के अंदर भी पूरे के पूरे मैकेनिज्म में एक और कोड ऑफ एथिक्स के रूप में आपको अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करने का मौका दिया गया है और एक फाइनल लेवल पे उसके ऊपर एक सरकार की ओवरसाइट है। ओके। और मुझे लगता है ये काफी दिनों से होना ही था और ये इस कदम का स्वागत होना चाहिए। रक्षित, आपके नज़रिए से अगर मैं दोनों विंग को कहूं और यहाँ पर 3-4 महत्वपूर्ण चीज़ें जो लगती हैं उसको आप कैसे देखते हैं, चाहे वो वेरिफिकेशन की बात इस नई गाइडलाइंस में दिख रही हो, दूसरा ओटीटी के नज़रिए से अगर कहें वहाँ पर जो एक एथिक की बात हो रही है, एक सो कॉल्ड एक अपना सेल्फ सिस्टम की बात है और उसमें एक जुडिशियल रिटायर्ड जज या उसकी निगरानी में एक कमेटी की बात हो रही है। कैसे देखते हैं कि जब कंटेंट को लेकर खास तौर पर अगर मैं फोकस करूं, चाहे वो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया की बात हो रही है, ओटीटी पे बात हो रही है, जो कंटेंट पर बड़ी चिंता थी, आशंकाएं थी, जिस तरीके से हम देखते थे और कई बार इसका खामियाजा कुछ लोगों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ के साथ होता है, उसको रेगुलेट करने की दिशा में ये जो गाइडलाइंस आज जारी की गई हैं, यहाँ पर कितना आपको लगता है कि मजबूती के साथ उसके साथ ये खड़ी होती है और उससे निपट पाएंगी? मैं पहले तो जैसे जितिन जी आपको बताया कि बिल्कुल हम उसका स्वागत करते हैं और मेरा जो एक्सपोजर और इंटरेक्शन बच्चों के साथ बहुत रहा है, मैंने ऑनलाइन सुरक्षा को लेके मैंने देश भर में इस पे काम किया है। तो जो मेरे सामने ये समस्याएं आती थी कंटेंट को लेके, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी पहल है और खास तौर से हमारे बच्चों को लेके जो इसमें हर जगह अगर आप देखेंगे जो उन्होंने ड्यू डिलिजेंस कहा है उसमें भी पीडोफाइलिक कंटेंट है, पोर्नोग्राफिक कंटेंट है, वायलेंट कंटेंट है। हम कई बार देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो बिना अभी तक कोई फ्रेमवर्क नहीं था, अब अगर ओटीटी के ऊपर ये फ्रेमवर्क ला रहे हैं, ये अंडर एज का एक सर्टिफिकेशन होगा, एक 7+ होगा, एक 13+ होगा और उसके बाद एक फाइनली 18+ होगा। तो ये जो वेरिफिकेशन कोड सिस्टम आएंगे उससे एक मैं समझता हूँ कि जो हमारे बच्चों के अंदर हम जो मेंटल हेल्थ चेंजेस देख रहे थे कंटेंट रिलेटेड, ऑनलाइन ग्रूमिंग को रिलेटेड, जो वो
सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट जब कंज्यूम करते थे, अभी तक तो बिल्कुल ओपन था, या वायलेंट कंटेंट, तो वो भी उसी प्रवृत्ति में ढल रहे थे। उनकी भी जो बातचीतें थी, भले ही वो अभी लॉकडाउन के दौरान बॉयज लॉकर रूम का मामला रहा हो या और ऐसे हजारों केसेस हमारे सामने आते हैं, तो मैं उस तरफ से देखते हुए तो मैं इसका वेलकम करता हूँ। और हाँ, चैलेंजेस होंगे, बिल्कुल होंगे, इंटरमीडिएरीज की तरफ से भी आएंगे, और अभी उसमें 3 महीने का समय लगेगा उसको इम्प्लीमेंट करने में। और बढ़ते हुए साइबर अपराध को देखते हुए, और जहाँ पे अभी इसी में हमारे पास कितने फेक मिस इन्फॉर्मेशन है, फेक न्यूज है, या फिर मिसलीडिंग कंटेंट है, वायलेंट कंटेंट है, और कई बार स्पेशली जब वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करता था देश के लिए, और फिर जब मैंने जो चैलेंजेस देखे, मैंने लॉ एनफोर्समेंट के साथ बहुत क्लोजली काम किया है अलग अलग स्टेट्स में, तो हमारे चैलेंज ये होते थे कि रात को 8 बजे सूचना आई कि साहब किसी एक बड़े प्लेटफॉर्म पे कुछ कंटेंट आया है, और अगर वो नहीं हटाया गया तो उससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे असर पड़ सकता है। तो इस गाइडलाइन में जो रिमूवल का इन्होंने प्रोसीजर बनाया है, रिड्रेसल प्रोसीजर बनाया है, मैं समझता हूँ वो हमारी बहुत सारी समस्याओं को आने वाले समय में हैंडल करेगा। और इसका आप एकदम देखेंगे हमारे बढ़ते हुए साइबर अपराधों पे भी एक लगाम कसेगी, जब यूजर को भी पता होगा, जो लोग अभी तक समझते थे कि कुछ भी डाल सकते हैं हम इंटरनेट के ऊपर। और क्योंकि ये जो रक्षित, due अगर diligence के ओटीटी अंदर प्लेटफॉर्म की बात करूं स्पेसिफिक, जिस तरीके से दुनिया भर में इसकी ग्रोथ रही है और भारत में भी, क्योंकि जब इसे खुला छोड़ा गया और अब तक जिस तरीके से कोई नियमन की व्यवस्था नहीं थी, उसके चलते इसका कई सारे जो एक्सपर्ट हुए कहते रहे कि जो टीवी इंडस्ट्री है या फिर जो फिल्म इंडस्ट्री है उस पर भी इसका बैड इम्पैक्ट नज़र आया है, और इसकी जो ग्रोथ है वो कई दूसरे जो बुनियादी सेक्टर्स थे जिनकी एक अच्छी ग्रोथ नज़र आती थी, उसको उसने ख़त्म करने की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। क्या अब इस नए नियमन के बाद वो बराबरी का मौका और अधिकार वहाँ पर नज़र आएगा? इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से यस, बिल्कुल बराबरी का मौका मिलेगा। जब हमारे फिल्मों के अंदर एक सेंसर बोर्ड हो सकता है, हमारे टेलीविजन के ऊपर एक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी हो सकती है, तो यही एक डिपार्टमेंट ऐसा था जो शुरू से बिल्कुल खुला हुआ था, और या कह लीजिए कि वो जो चाहें वो डाल सकते थे, और उसका कंटेंट का असर हम लोगों ने देखा भी है। जैसा अभी जितिन जी भी बता रहे थे कि वो भले ही वायलेंट कंटेंट हो, गाली गलौज हो या न्यूडिटी हो खास तौर से, तो और जो इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव आपने कहा, आई वुड से कि यस, इट वाज इम्पैक्टिंग, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है टेलीविजन के ऊपर और नॉर्मल फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर ओटीटी का। तो हो सकता है कि ये जो नए कानून आएंगे और उसमें जो रेगुलेशंस आएंगे और मैकेनिज्म्स बनेंगे इसके ऊपर, तो उससे हो सकता है कि वो फिर वापस से थोड़ा बराबरी पे आए। लेकिन ये इंटरनेट तो देखिए ग्रो कर ही रहा है, और अब वो ग्रो करेगा। अब तो दिस इज द न्यू वेव नाउ। अब तो लोग मोबाइल पे ही इंटरनेट और टेलीविजन और सारे मीडिया को कंज्यूम कर रहे हैं अपने पर्सनल डिवाइसेस पे। अब वो टाइम ही नहीं है लोगों के पास कि वो एक रूम में बैठे टीवी पे जाएं। तो मैं समझता हूँ ओटीटी ग्रो तो करेगा ही, लेकिन हाँ, मतलब हमें अपनी जो भारत देश की जो हमारी बेसिक फाउंडेशन है, नींव है, जो संस्कृति है, या मैं कहता हूँ जो एक कल्चर हमारा है देश का, हम उसको कहीं नुकसान ना पहुंचाएं। हम बोल्ड कंटेंट भी दें, हम अपने कानून का पूरा इस्तेमाल करें जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, लेकिन मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उसमें ये जो अंडर एज सर्टिफिकेशन अब ऐड हुए हैं, ये हमारे बच्चों के लिए तो खास तौर से बहुत अच्छी चीज होने वाली है, और पेरेंट्स मैं समझता हूँ उनके लिए भी अच्छा रहेगा। अभिषेक जी, मैं आता हूँ कि आज जब गाइडलाइंस का अनाउंसमेंट किया सरकार ने, इससे पहले 2-3 जो इस गाइडलाइंस में बातें शामिल हैं, चाहे वो नोटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन की बात की हो, या फिर नोडल ऑफिसर रेजिडेंशियल ऑफिसर को इंडिया में नियुक्त करने की बात हो, या फिर बड़े जो हाउसेज हैं इस तरीके से उनके सर्वर को भारत में रखने या उसकी बात की हो, उस पर जिस तरीके का रिएक्शन रहा है इन बड़े ओटीटी या फिर मैं कहूँ कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, उसके बाद ये गाइडलाइंस किस तरीके से उन्हें बाध्य करेंगी कि वो सही रास्ते पर लौटें, जो सरकार ने एक रास्ता बनाया है उसी रास्ते के इर्द गिर्द या उस पर ही वो चले। कैसे कानूनी तौर पर आप देखते हैं कि ये मुमकिन होगा? नहीं, देखिए अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में मैटर लगा हुआ था व्हाट्सएप फेसबुक वाला, तब चीफ जस्टिस को भी कहना पड़ा कि मे बी यू आर ए 2 बिलियन और 2 ट्रिलियन कंपनी, बट यू हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड। इनफैक्ट अगर आप हमारे देश में काम कर रहे हैं, अपना प्लेटफॉर्म बनाया है, अपने कंटेंट्स परोस रहे हैं, तो आपको हमारे लॉ तो फॉलो करने पड़ेंगे। और एक चीज जो ऑफेंस ऑफलाइन है वही ऑनलाइन भी ऑफेंस है।
पोर्नोग्राफी अगर ऑफलाइन ऑफेंस है तो ऑनलाइन भी ऑफेंस है। अगर टेररिज्म फैलाना बाय म्यूचुअल वर्ड्स और या सोवरेनिटी के अगेंस्ट कुछ काम करना, भीड़ को मोबिलाइज करना, जैसे 26 जनवरी की घटना हुई तो जो ऑफलाइन ऑफेंस है वो ऑनलाइन भी है, और गवर्नमेंट के पास पावर्स आईपीसी में भी हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में भी हैं, सेक्शन 69 काफी पावर्स देता है इन प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने तक की। अगर उन्हें हमारे यहाँ काम करना है, हमारे देश में काम करना है और हमारी पॉलिटिकल विल है, तो हम उनके सारे के सारे ऑपरेशंस को इंडिया में रोक भी सकते हैं। पावर्स यहाँ तक है। अब उसके लिए हमने दोनों चीजों को बैलेंस करते हुए गाइडलाइंस बनाई है, बहुत अच्छी गाइडलाइंस हैं। इन गाइडलाइंस में जो मैकेनिज्म डेवलप की गई है, जैसे जितेंद्र जी ने भी समझाया सारा बहुत डिटेल में, वो 3 लेयर मैकेनिज्म बहुत काम करने वाली है। उसमें जो सेकंड लेयर है वो रिटायर्ड हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज का होना, लीगल फील्ड से होना, तो उससे बहुत सारी कंट्रोलिंग आएगी, गाइडलाइंस एक मैकेनिज्म पूरी डेवलप होगी। और जो ये कंटेंट्स ओटीटी पे गाली गलौच, सारी फिल्में जितनी भी देख लो, हम नेटफ्लिक्स पे, अमेजन प्राइम पे जितने नए सीरियल्स आ रहे हैं, सब में गाली गलौच या वायलेंस या ऑब्सेनिटी इस लेवल तक है कि घर में तुम देख नहीं सकते हो अपने बच्चों के साथ। और ये मानने में कोई बुराई नहीं, ये हमारे देश की कल्चर नहीं है। हमारे देश की कल्चर को बहुत नुकसान ये प्लेटफॉर्म पहुंचा रहे थे, अब तक पहुंचा चुके हैं। इन गाइडलाइंस के बनने के बाद इन पे कंट्रोलिंग होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और हम एक हेल्दी एटमॉस्फेयर अपने बच्चों को, अपनी जनरेशंस को, अपने देश को दे पाएंगे। जहां तक कानून की बात है, नो डाउट इससे रेडिकल चेंजेस आने वाले हैं, और इसका बहुत दिनों से इंतजार किया जा रहा था। 2018 में ड्राफ्ट गाइडलाइंस बनी थी, ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए थे, और ये अंडर प्रोसेस था, तो इसका हम सबको स्वागत करना चाहिए। जहां तक एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की बात है, इसमें एक बहुत अच्छी चीज मुझे लगी कि हम अपने कंटेंट्स वेरीफाई करा सकते हैं, हम ओरिजिनेटर्स का पता लगा सकते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। कोई मैसेज व्हाट्सएप पे आप देखेंगे, एक मैसेज आ रहा था लगातार, वो फॉरवर्ड होता चला जा रहा, लास्ट में पता ही नहीं लगता, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स के सर्वर्स भी इंडिया के बाहर थे, ये इंफॉर्मेशन देने से मना कर देते थे। इनसे इंफॉर्मेशन लेना एक बहुत जरूरी हो गया था। इसलिए यहाँ जो है कि इंडिया में तुम्हें अपना ऑफिस बनाना पड़ेगा, ग्रीवेंस ऑफिसर यहाँ अपॉइंट करना पड़ेगा, इससे बहुत लेवल तक चेंजेस आने वाले हैं, और ये प्लेटफॉर्म्स बहुत हद तक कंट्रोल में आने वाले हैं। जितिन, क्योंकि जब शिकायत का एक सिस्टम बनाना, उसके लिए एक ऑफिसर की नियुक्ति, चाहे उस सर्वर को भारत में लाने की बात हो, इसे कैसे देखते हैं? और अब इस गाइडलाइंस के बाद जो बाध्यता है, चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो या फिर सोशल मीडिया, जो डिजिटल मीडिया के लिए नई गाइडलाइंस हैं, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या बड़े कदम हैं आपको लगता है कि जो अगले 3 महीने के अंदर इन कंपनियों को लेने होंगे, और कहाँ पर उनके लिए चुनौतियाँ होंगी? नहीं, अभी सर्वर को लेके तो नहीं है, क्योंकि वो 2 सवाल उठे थे कि डेटा लोकलाइजेशन करने के लिए सर्वर यहाँ लाने के लिए भी गाइडलाइंस में कुछ है, और दूसरा एक ये भी सवाल था जो मेरी नजर में होना चाहिए था, ये जो सिग्निफिकेंट इंटरमीडियरीज हैं, इनको भारत में ऑफिस खोलने के लिए मजबूर करना चाहिए था। वो शायद मंत्री जी का भी कहना था कि वो एक दूसरा विषय है, उसके ऊपर बाद में चर्चा होगी, शायद बाद में कानून के अंदर या जब डेटा प्राइवेसी बिल आएगा तब उसमें शायद कुछ प्रावधान हो। मगर अभी ज्यादातर जो फोकस है रेगुलेशन के ऊपर है, और इसमें एक तरह से पूरा का पूरा फोकस जो है वो कोड ऑफ एथिक्स को इम्प्लीमेंट करा के सेल्फ रेगुलेशन के ऊपर है। जैसे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को, न्यूज प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने की बात करी जा रही है, तो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ये नहीं कहा जा रहा कि अब यहाँ पे एक नई बाबूशाही तैयार हो गई है कि आइए लाइसेंस लीजिए, रजिस्टर करवाइए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मात्र कहा गया है कि जो भी एक कोड ऑफ एथिक्स या जो भी एक कानून आज एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जो है केबल टीवी एक्ट के अंदर है, या दूसरे लोग जो प्रिंट मीडिया है जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर चल रहा है, वो तरह के गाइडलाइन आपके ऊपर भी होंगे। आप भी मनचाही फेक न्यूज या भड़काऊ जो है खबरें नहीं चला सकते। और अगर कोई समस्या है सरकार को, तो सरकार चूंकि आपको बताना चाहेगी या आपसे विचार विमर्श करना चाहे, तो आपको एक ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव का एक जो है बंदे का अपना नाम, पता, जानकारी सरकार को देनी होगी, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर या जो भी, मतलब एक तरह से आपको डिस्क्लोज करना होगा इसे चला कौन रहा है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि झूठे नामों से इंपर्सनेट करके पाकिस्तान और इधर उधर से पोर्टल इंडिया के न्यूज के नाम पे चलते रहे, तो उसको एक रोक लगाने की कोशिश है, मगर किसी भी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म को कोई परेशान करने का इसके अंदर कुछ भी नहीं है। दूसरा, आप देखिए, एक ये भी है कि व्हाट्सएप के ऊपर अफवाहों का बाजार बनाया जाता है, मॉब लिंचिंग होती है, झूठे मैसेज फैलाए जाते हैं। कई बार तो इतने गंदे मतलब मैसेज होते हैं कि दंगे भड़क जाए, लोगों की जानें चली गई दिल्ली दंगों के अंदर, या इससे पहले बैंगलोर में अफवाहों के।
तो अब ये कहा गया है कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो और इंक्लूडिंग जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है लाइक व्हाट्सएप, अगर कोई ऐसी अफवाह फैली है तो आपको ओरिजिनल जो कंटेंट जनरेटर है उसकी आइडेंटिटी आपको बतानी होगी। इसको लेके कई लोगों ने एक मेरे ख्याल से कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करी कि सरकार कोई बैकडोर मांग रही है या एन्क्रिप्शन तोड़ने की बात कर रही है, चैट मांग रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार सिर्फ ये कह रही है उसे चैट नहीं चाहिए, मगर अगर किसी ने कहा कि ये व्यक्ति ने ये गलत काम किया, इसके कारण दंगे फैल रहे हैं या ये इसको मार दीजिए, तो वो मैसेज को अपलोड करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, उसका मेटा डेटा और उसकी आइडेंटिटी चाहिए ताकि उसके खिलाफ कार्यवाही करी जा सके। तीसरा, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उनको भी अब ये नहीं कहा गया है कि आप हम आपके लिए एक सेंसर बोर्ड बनाएंगे या आप हमसे आके लाइसेंस लीजिए, सर्टिफिकेशन लीजिए। ये कहा जा रहा है कि आप अपने आप बैठिए, जो चीजें गैर कानूनी हैं, गलत हैं, असामाजिक हैं, उनके खिलाफ आप खुद ही कार्यवाही कीजिए। और जो कंटेंट, अब ये भी नहीं कि आप गालियां से समस्या हमको है, मगर आपको लगता है कि गालियां दिखानी जरूरी, आप दिखाइए। अगर आपको लगता है कि उसके अंदर कुछ ऑब्सीन कंटेंट है और वो एक स्क्रिप्ट का एक पार्ट है, तो आपको सेंसर नहीं किया जा रहा है, मगर आप उसको कम से कम एज क्लासिफिकेशन कीजिए कि 12 साल से कम के बच्चे इसको नहीं देखेंगे, 16 साल से कम के बच्चे नहीं देखेंगे, 21 साल से 18 साल के, मतलब जो भी माफ कीजिएगा 18 साल से कम के बच्चे नहीं देखेंगे। और इंश्योर कीजिए कि फिर वो 12 साल का बच्चा जो 18 साल वाले को कंटेंट को ना देख पाए। अगर आप नहीं करते तो आपकी अपनी सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी है, वो भी अगर कुछ ना कर पाए, फेल हो जाए, उसके बाद सरकार का एक ओवरसाइट मैकेनिज्म आता है। तो मुझे लगता है कहीं पे भी किसी तरह का कोई एक तरह से आपकी बंदिश या सेंसरशिप या इंट्रूजन कहीं पे भी नहीं है। आपको अपने आप जो आप सेल्फ रेगुलेट करने में हिचकिचा रहे थे, उसको अब एक कोड ऑफ एथिक्स के जरिए इन्फोर्स कराने की तैयारी है, ओके। ताकि रक्षित, सुरक्षित जैसा समाज बने। कि जितिन ने जो बताया कि एक तो सब्सक्राइबर बेस की बात हो रही, जिसके लिए पैरामीटर करीब 50 लाख का सेट किया गया, अगर मैं गलत नहीं हूँ। क्या इसको और नीचे लाने की जरूरत है? क्योंकि मैं अभी देख रहा था सोशल मीडिया पर ही कि कई लोग इस तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं कि ये जो पैरामीटर ये काफ़ी ज़्यादा अप लेवल पर है, इसको और नीचे लाने की ज़रूरत होनी चाहिए, क्योंकि उसके चलते जो ख़तरा है, ये जो हम कह रहे हैं कि अफवाहों का, उस तरह वो पूरी तरीके से टलेगा नहीं, कम ज़रूर होगा। देखिए, हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई 30-35 लाख पे भी प्लेटफ़ॉर्म है, तो उसके कंटेंट का भी असर उतना ही हो जाता है, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर। लेकिन उसके बाद फिर ये है कि गाइडलाइंस तो अपनी जगह हैं ही, लेकिन कानून तो वहीं रहेगा, आईटी एक्ट तो फिर भी वहीं रहेगा। अगर कोई भी ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जो अभी 50 लाख की सीमा में नहीं आता है और उसके नीचे अगर कुछ ऐसी अलग गलत कंटेंट डाला जाता है, तो देयर आर मैकेनिज़म्स जिसकी थ्रू उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये मेरे ख्याल से 50 लाख उन बड़े जो इंटरमीडियरीज हैं उनको टारगेट करते हुए बनाया गया है, और जो नए-नए अभी स्टार्टअप्स आ रहे हैं जिससे कि वो अभी ग्रो करें, बढ़ें, उसलिए उनको अभी उस दायरे में नहीं रखा है गाइडलाइंस के। बट अगर होगा तो आई थिंक उसपे भी संशोधन किया जा सकता है। और क्योंकि हम तो ये कहेंगे कि अगर कोई 10 लाख व्यूअर्स को भी इनेबल कर रहा है, 10 लाख व्यूअर्स को भी इनेबल कर रहा है किसी कंटेंट से, तो वो कहीं ना कहीं उस पर असर डाल रहा होगा। तो आई थिंक वो हो सकता है आगे इसमें कोई चेंजेस आए, या वो तो वी विल सी कि जब ये 3 महीने का टाइम अभी इसमें है इम्प्लीमेंट होने में। और दूसरा रक्षित, जो वेरिफिकेशन की बात आ रही है, हालांकि इस पर सरकार ने अभी पूरी तरीके से बंदिश नहीं लगाई है, या आपके लिए, मतलब मैं कहूँ कि उन सोशल साइट्स के लिए कंपलसरी नहीं किया है, लेकिन एक विकल्प ज़रूर दिया है। क्या ये विकल्प की बजाय अगर हम इसको फोर्स करते हैं या फिर इसको हम मैंडेटरी करते हैं तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हो सकते थे, या विकल्प देने के पीछे कोई खास वजह आपको लगती है? प्लेटफॉर्म अपने सिस्टम्स और गाइडलाइंस बनाएगा। ये कहा गया है कि जो प्लेटफॉर्म का अपना एक प्रोसेस है वेरिफिकेशन का, वो उसको राइट सबको देना चाहिए कि भाई जो इंडिविजुअल अगर अपने आप को वेरिफिकेशन प्रोसेस में ले जाना चाहता है, इसे कंपलसरी करेंगे तो आई थिंक इट विल बी अ लिटिल चैलेंजिंग। और बट यस, एवरी यूजर हैज अ राइट टू वेरिफिकेशन, वो उन्होंने कहा है। और फिर कंपनीज को ये कहा है कि आप अपने जो प्रोसेसेस हैं वो इन प्लेस करें, जिससे कि वो अपने आप को वेरीफाई करा सकें। और वेरिफिकेशन से जो इम्पैक्ट आता है वो यूजर की एक ओरिजिनल आइडेंटिटी का होता है, और उसकी जो सोशल इमेज है और सोशल आइडेंटिटी है, उसके ऑथेंटिकेशन पे बड़ा फर्क पड़ता है। तो इसलिए ये उन्होंने रखा है। बट इसे कंपलसरी करेंगे तो आई थिंक सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अपनी गाइडलाइंस बना रखी है, शुरू से वो अपने तरीके से करते आ रहे हैं वेरिफिकेशन। जितिन, कंपलसरी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, या फिर जो सरकार ने विकल्प दिया है कि मैंडेटरी नहीं है लेकिन कर सकते हैं, आपका एक अपना सिस्टम हो सकता है? नहीं, कंपलसरी ठीक नहीं होता। उसका रीजन ये है कि देखिए, एक तो ये फॉरेन कंपनियां हैं, डेटा लोकलाइजेशन अभी हुआ नहीं है।
तो कल को फिर वो एक डेटा माइनिंग का और सर्वेलेंस का एक एंगल फिर आ जाता कि भाई अब भारत के सारे व्यक्तियों का अगर डेटा इनके पास होगा, पर्सनल मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड जो भी है, तो वो मुझे लगता है वो सरकार भी नहीं चाहती, ना ही कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर चाहता है। तो मगर एट द सेम टाइम क्या होता है, कोई आप सेलिब्रिटी हैं या कोई आप इन्फ्लुएंसर है, आपको लगता है कि कई आपके लोगों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या कुछ आप पब्लिक स्टेटमेंट देते हैं तो कोई इसको तोड़ मरोड़ ना दे, तो ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को फिर वेरिफिकेशन प्रोसेस में ले जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप हम वॉलंटरी अपना डेटा शेयर कर रहे हैं, आप वेरीफाई कर लीजिए, तो उनको ये ऑप्शन दिया गया है। पर ये कहा गया है कि अगर यूजर इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करना चाहे तो फिर कंपनियों के पास विकल्प नहीं, उन्हें करना होगा। ओके, अभिषेक, आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि जब भी सोशल मीडिया इस तरीके की किसी भी आधुनिक, जो मैं कहूँ कि संवाद के तरीके हैं, पर थोड़ी सी भी बंदिश या रेगुलेशन की बात आती रही है तो अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर सवाल खड़े होते हैं और कई बार मामले अदालत चौखट तक पहुंचते हैं। ये जो गाइडलाइंस हैं, ये किस तरीके से आपको लगता है कि अपनी जगह उस सीमा तक है जिस सीमा के बारे में जितने ने शुरुआत में ही बात कही थी, और वो उसके पार जाती नहीं दिख रही हैं, और यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ जो उसे लगाम लगाने की जो बात आती है, आरोप लगते हैं, उससे दूर खड़ी हैं? देखिए, शुरू से एक बात हम सब लोग जानते हैं कि आपकी आज़ादी वहीं तक है जहां से मेरी आज़ादी शुरू होती है। अभिव्यक्ति की आज़ादी एक तरफ है, वो ठीक है, वो आज़ादी में कोई कमी नहीं है, उसको पे कोई कर्टेल नहीं है, लेकिन उस आज़ादी को इस लेवल तक नहीं बढ़ा सकते कि आप उसके बदले पोर्नोग्राफी या सेक्सुअल अब्यूज या टेररिज्म या पब्लिक मोबिलाइजेशन फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज आप इस लेवल तक पहुंचा दें। कानून अपनी जगह, आपकी सारी आज़ादी वहां खत्म हो जाती है जहां से कानून का दायरा शुरू होता है। अगर कानून में कोई चीज प्रोहिबिटेड है तो वो है, उसे मानना पड़ेगा। वो कानून इस देश में पूरे सबके पे एप्लीकेबल होता है, चाहे वो फॉरेन कंट्री से भी आया हो, उनके लिए कोई इम्यूनिटीज नहीं है कानून के अगेंस्ट। तो अगर वो आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी का ठीक है, उन्हें बेनिफिट है, वो सबको है, लेकिन उसके नाम पे वो हमारे कानून को तोड़ मरोड़ नहीं सकते, जो हमारा कानून प्रोवाइड नहीं करता। और ये गाइडलाइंस भी अल्टीमेटली आप देखेंगे तो सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाने के लिए जरूर है, लेकिन लॉ बेसिकली वही है, आईटी एक्ट, आईपीसी, बाकी जो प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल रहेंगे। लॉ एनफोर्समेंट के लिए हमारे पास क्या सिस्टम है? पहले यही प्रॉब्लम आ रही थी कि ये कंपनीज डाटा प्रोवाइड नहीं करती थी, ओरिजिनेटर का पता ही नहीं लगता था, बहुत सारे मैसेजेस फ्लो होते चले जाते थे, कहां से जनरेट हुए, वो कौन कर रहा है, अल्टीमेटली उस एजेंसी तक पहुंचना मुश्किल हो जा रहा था। इन गाइडलाइंस के जरिए एक कोशिश की गई है कि आप अपनी मैकेनिज्म क्रिएट करेंगे, आपको तो एटलीस्ट पता हो, ताकि जरूरत पड़ने पर हम आपसे डाटा ले सकें, आपका एक ऑफिसर यहां होगा, हम उससे डाटा कलेक्ट कर सकें कि कोई आदमी अगर ऑफेंस कर रहा है तो वो कहां से जनरेट हो रहा है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई तो तभी करेंगे जब वो आदमी हमारे पकड़ में आएगा। अगर वो आदमी पाकिस्तान में बैठा हुआ है या चाइना में बैठा हुआ जनरेट कर रहा है कुछ, तो हम कैसे उसको पकड़ पाएंगे? हमारा वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए तुम पहले ही वो कंटेंट्स अपने साइट से हटा दो, अगर इस तरह के कंटेंट्स हैं, या हमारी नॉलेज में तो वो कोई आदमी कहां से कर रहा है ताकि उस कंटेंट्स को हटाया जा सके। तो ये जरूरी स्टेप था, एक इस दिशा में स्टेप है। बाकी ये इतनी बड़ी कंपनीज हो गई कि बार्गेनिंग पावर्स इनकी बहुत ज्यादा है, ये अपनी कंडीशंस पे चलाना चाहते हैं। व्हाट्सएप की अपनी पॉलिसी पे, पुरानी पॉलिसी थी, अब वो कह रहे हैं हम नई पॉलिसीज लेके आए। अभी पिछले दिनों फेसबुक और ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के साथ में उनके डिस्प्यूट्स हो गए थे, हालांकि वो सेटल हो गया, लेकिन वो इस लेवल पे पहुंच चुकी हैं कि सरकारों को, देश के लोगों के राइट्स को, लोगों को बिल्कुल बौना समझने लगती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देश का कानून सबसे ऊपर होता है। इट डजंट मैटर हाउएवर हाई यू आर, बट द लॉ इज अबव यू। यू हैव टू बहुत बहुत शुक्रिया फॉलो द लॉ। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देशांतर में आज इतना ही। नमस्कार।